हाइपोथेसिस देखा था। फिर उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशंस किए काइनेटिक थियरी के अकॉर्डिंग। देखो जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहता है वही काइनेटिक थियरी कह रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा है, लेकिन उसने अपने ढंग से बोला है ना। हमने लास्ट टाइम दो तो नहीं कई सारी इक्वेशन डिराइव की थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट दो थी। कौन सी? एक तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, और इसके बाद हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ऑब्वियसली सारी की सारी इक्वेशंस आपको याद रखनी है, जैसा क्वेश्चन आवे वैसी वैल्यूज आपको पुटअप करनी है, नो डाउट, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये दो इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हमने RMS स्क्वायर देखा था, वेलोसिटी की RMS वैल्यू। सो बच्चे लोग आज हमको एक तो इस पे डिस्कशन करना है, दूसरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। क्या मैक्सवेल ने कुछ बताया था, अलग अलग तरह की वेलोसिटी हमको बताई थी, वो देखेंगे। और लास्टली हम लोग देखने वाले हैं मीन फ्री पाथ का एक नवा इक्वेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं URMS की। ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, थोड़ा उसका फिर से रिवाइज करके एक नवी फॉर्मूला उसकी निकालनी है। सर कितनी फॉर्मूला निकलाओगे, हमारा दम निकलाओगे? क्या करे बच्चा लोग, फॉर्मूला बहुत सारी इस चैप्टर में। आप एक फॉर्मूला की पूरी लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को याद रखिए, रोज पढ़ते रहिए, अपने आप आपको सारी इक्वेशंस याद रह जाएगी, ठीक है। सो हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। बच्चा लोग आपको पता है कि एक गैस के अंदर अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हैं, हर किसी की वेलोसिटी रैंडम है, U1 U2 U3, कोई भी रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, U4, कहीं भी जा रहे हैं। सो हमने क्या किया था, इसकी ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबका एवरेज निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सो इसकी जो असर हो रही है ना, एक्चुअल इफेक्ट जो हो रही है वो किससे मिलती है? URMS वैल्यू से। सो हमने क्या कर दिया, RMS वैल्यू कैसे निकाली, इन सभी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया प्लस UN स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दिया, स्क्वायर किया, ऐड किया, उसका एवरेज निकाला। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हम बोल देते कि चलो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कैपिटल N लिख लेता हूं, बिकॉज स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं डिवाइड बाय n, मैंने क्या कर दिया, मीन निकाल लिया, एवरेज, अब उसका स्क्वायर रूट कर देता हूं। सो इट इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, यही चीज है। अब बच्चे लोग आप जरा ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या PV के टर्म्स में लिखना चाहूं, कैसे लिख सकते हैं बच्चा? फिर से देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे सभी मॉलिक्यूल्स की देनी हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन सभी मॉलिक्यूल्स का मास m ले लेता हूं, स्मॉल m, इनका मोलार मास। क्या चीज है बेटा ये? मोलार मास, एटॉमिक मास नहीं है, मोलार मास, ग्राम वाला। सो हाफ m U1 स्क्वायर, है ना, यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। वैसे सभी मॉलिक्यूल की, टोटल गैस की मैं ऐड कर दूंगा। सो हाफ m U2 स्क्वायर प्लस हाफ m U3 स्क्वायर प्लस हाफ m UN स्क्वायर, ठीक है। n मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कैपिटल N मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, उन सबको हमने ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां से हाफ m कॉमन ले लेते हैं, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर एंड प्लस UN स्क्वायर। बस अब एक ध्यान से देखो, ये कुछ मिलता जुलता है ना, क्या कमी क्या है, नीचे n की। सो मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखना, ये हाफ m था, मैं बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mn, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, URMS का स्क्वायर। एक काम करते हैं, अब इन सबको यहां लेके आते हैं। सो URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन mn। सो ये एक इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। अब बेटा हमने लास्ट टाइम देखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। सो यहां पे ये लिख दो 3/2 PV। URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी के बदले 3/2 PV अपॉन mn। ये 2 से 2 गया, क्या बचा यहां पे, URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PV अपॉन mn। समझ आया, पक्का। सो एक इक्वेशन ये हो गई। ऑब्वियसली अगर आप स्क्वायर निकालोगे, ये स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, हमें एक और इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर मैं 1 मोल की बात करूं, किसके लिए 1 मोल की बात करूं, सो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। तो PV की जगह पे RT लिख देते हैं। सो URMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन mn। ये वैल्यू है जो आपको फाइनली याद रखनी है। देखो स्टूडेंट्स, आपको वो बेटा क्वेश्चन कैसा भी दिया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया जा सकता है, PV प्रेशर वॉल्यूम दे दिया जा सकता है, या तो फिर आपको टेम्परेचर बोला जा सकता है। मोस्ट फेमस फॉर्मूला ये है, URMS इज इक्वल टू 3RT/mn, जहां पे m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम बचा। अब एक आखिरी चीज और, थोड़ा इसको हम सुधार ले रहे, दिख रहा है क्लियर, ओके। देखिए बच्चा ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। मान लो आपके पास 10 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास आपने बोल दिया सर 2 ग्राम, इतना ज्यादा नहीं होता पर अभी के लिए जस्ट एग्जांपल के लिए चलो काम करते हैं, 0.02 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास। तो टोटल गैस का मास कितना हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल। किसी गैस में 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल, ठीक है। थोड़ा 10 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास इस समय एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N। बेटा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मास मिलेगा, टोटल मास ऑफ गैस, बोलो है या नहीं। सो हम क्या करेंगे बेटा, इसके बदले आप लिख देंगे कैपिटल M। सो URMS इज इक्वल टू 3RT बाय कैपिटल M, जहां पे कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास 16, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम, 16 ग्राम। अगर एटम दिया है, H2 दिया है तो 2 ग्राम, O2 दिया है तो 32 ग्राम, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो यहां पे भी M, यहां पे भी M लगा सकते हैं, यहां पे भी कैपिटल M। जितने भी फॉर्मूला है सब में आप कैपिटल M लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एक फॉर्मूला PV के टर्म्स में, एक फॉर्मूला RT के टर्म्स में। देखो सारी फॉर्मूला याद नहीं रहती ना, मत करो याद, कोई बात नहीं, इसको याद रख लो, सिर्फ इसको याद रख लो, या तो फिर सिर्फ इसको याद रख लो, फिर आप अपने हिसाब से चलते रहना कि भाई ये RT, यहां से RT निकाल लेना, कहां गया, यहां से RT निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT होता है। अगर मान लो कि आपको एग्जाम में RT नहीं देके रखा है, काइनेटिक एनर्जी देके रखा है, आपने फॉर्मूला सिर्फ ये वाली याद की है, अब क्या करें, कोई बात नहीं बेटा, RT से यहाँ निकाल लो 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी जगह हम RT लिख सकते हैं ना, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए RT होता है। सो RT इज इक्वल टू 2/3
काइनेटिक एनर्जी, यहां से निकाल लो, ये वैल्यू वहां पुट कर देना, वापस अल्टीमेटली आप यहां पे पहुंच जाओगे। देखो 2/3 करोगे, 3 कट 2 काइनेटिक बाय mn, यानी वापस यहां आ गए। तो कोई एक फॉर्मूला आप याद रखो, फिर क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप रिप्लेस कर दो। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। URMS की तो वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, एक चीज मैं आपको बता दूं, कहां गया, ये रहा। ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना काइनेटिक थियरी, ये किसने दिया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। मैं शायद आपको पहले लेक्चर्स में बताना भूल गया था, अगर बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया हो, भूल गया हूं तो अब ध्यान दे लेना। 1703 में जो काइनेटिक थियरी निकल के आई थी वो किसने दी थी? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। किसने दी थी? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। लिख लो इसको, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, सो अब मैक्सवेल ने दी थी, तो मैक्सवेल ने हमें कुछ और भी बताया था। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। एक्चुअली बच्चा इन्होंने ना हमें अलग अलग तरह की वेलोसिटी बताई थी, और उस वेलोसिटी को बताने के लिए इन्होंने ग्राफ का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। और एक किसी गैस के अंदर हमको पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी रैंडम है प्लस अलग अलग है। सो इन्होंने ग्राफ बनाया। कैसा ग्राफ बनाया बेटा? यहां पे ले लिया इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि अगर टोटल मॉलिक्यूल्स n है, एग्जांपल के तौर पे 100, तो इसके 1/4 n की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसको v1 बोल देते हैं। यानी 1/4 ऑफ 100 करो, कितना? 25 हो जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बोल दिया कि 25 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी है। फिर इन्होंने 1/3 कर दिया, 1/3n, उसकी वेलोसिटी कुछ और, उसको v2 बोल दिया। यानी 1/3/100 करो, सो समथिंग 33.33। इतने मॉलिक्यूल्स, ऑन एन एवरेज 33 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी है। फिर कितने बचे हैं? 58 हो गए ना। अब इन्होंने बोल दिया कि 1/5n मॉलिक्यूल्स, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी भंडार में से थोड़े मॉलिक्यूल्स इतना, दूसरे थोड़े मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी, दूसरे थोड़े मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी। पूरे भंडारे में से, पूरे ग्रुप में से अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनाया और उनकी वेलोसिटी इन्होंने चेक करके हमको बताई, एक्सपेरिमेंटल बताया इन्होंने सब कुछ। तो बड़ा वो ग्राफ निकल के कुछ ऐसा आया, वो ग्राफ निकल के कुछ ऐसा आया। इन्होंने क्या बोल दिया कि यहां पे इन्होंने ले लिए वेलोसिटी, इधर क्या ले लिया इन्होंने? वेलोसिटी। सो भाई इतने फ्रैक्शन की वेलोसिटी इतनी, मान लो कि सपोज ये 25 मीटर पर सेकेंड है, सपोज, सो सॉरी हाँ बरोबर 25 मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या देगा आपको? कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, सपोज जैसे 2/3। सो टोटल मॉलिक्यूल्स में से 2/3 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 25 है। फिर इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी, इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी इतनी। अब ये दे दिया जो ग्राफ का सबसे मैक्सिमा है। बड़ा मैक्सिमा मतलब क्या? वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं बेटा, वेलोसिटी तो यहां बढ़ रही है, देखो ना, ये एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो v1 v2 v3 वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ रही है। ऐसे में क्या बढ़ा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। इतने छोटे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज करो 10, सपोज 10 मॉलिक्यूल की इतनी, फिर 30 मॉलिक्यूल की इतनी, फिर 50 मॉलिक्यूल की इतनी, अब 100 मॉलिक्यूल। अगर 1000 है, 1000 नहीं, चलो मैं 200 ले लेता हूं, तो 200 में से 100 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, बट मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। जैसे कि सपोज करो कि मैं 100 की बात करूं, 100 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो मैं कह देता हूं कि भाई 10 की वेलोसिटी v1 हो गई, 20 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 हो गई, और 50 मॉलिक्यूल के वेलोसिटी v3 हो गई। कितना बचा? और मैं बोलता हूं 5 मॉलिक्यूल की v4 है, दूसरे 5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v5 है। कितना बचा? 10 बचा, और बाकी 10 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v6 है।
सबसे बड़ी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50। सो ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एक और चीज, क्लास में आप 50 बच्चे हैं, हर बच्चों के पास अलग अलग फोन है, लेकिन कॉन्सिडेंटली आपकी कंपनी मैच करती है, मॉडल नंबर, कंपनी और मॉडल नंबर दोनों मैच करता है। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं एक रिसर्च करूंगा, मैं हर बच्चे से उसका मोबाइल और मॉडल नंबर लूंगा, मैं फिर ग्रुप बना दूंगा, भाई 2 बच्चों के पास सैमसंग का ये फोन, 4 बच्चों के पास वीवो का ये वाला फोन, 10 बच्चों के पास ओप्पो का ये वाला फोन, और 20 बच्चों के पास सैमसंग गैलेक्सी S2, नहीं छोटा फीका फोन है, सॉरी, कौन सा ले लेते हैं हम लोग, आईफोन भी आजकल नहीं गया, वन प्लस ले लेते हैं, वन प्लस मेरे को बहुत पसंद है, वन प्लस का जो भी सबसे महंगा फोन है ना, 20 बच्चों के पास वो वाला फोन है। बच्चा एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूं, उनकी वेलोसिटी को फोकस नहीं कर रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फोकस किया जा रहा है, उनकी वेलोसिटी को फोकस नहीं किया जा रहा। सो हमने क्या बोल दिया, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है, तो बेटा इसको हम कहते हैं MP, मध्य प्रदेश नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि मेरे को अगर बोल दिया जाए कि भाई आप रैंडमली गैस में से कोई मॉलिक्यूल को उठाओ, मैं अगर रैंडमली आंख बंद करके कोई मॉलिक्यूल को उठाऊंगा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो मेरे हाथ में आवे। क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा ये वाले मॉलिक्यूल्स है। मैं ऐसे आंख बंद करके आपके क्लास में से किसी बच्चे को सेलेक्ट करूं तो चांसेस है कि वो 1+ वाला होगा, बिकॉज 1+ वाले 20 बच्चे हैं, बाकी में 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे हैं। तो चांसेस किसके ज्यादा हैं? जो मैक्सिमम है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MP। समझ आया? मोस्ट प्रोबेबल। अब बेटा अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात, देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इन सभी मॉलिक्यूल्स, यहां से यहां तक जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन क्या वो इससे ज्यादा है? नहीं भाई, देखो ना, ये देखो, ये तो 2/3 जैसा आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है, कुछ बीच की कोई वैल्यू होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो चलो यहां से उन्होंने हमें कैसी कैसी वैल्यूज निकाली स्पीड की, वेलोसिटी की। तो एक तो जो आपने पढ़ रखा है URMS या VRMS, जो बोल रहे हैं बोलो, √3RT/M, जो अभी अभी आपने देखा। दूसरा बेटा इन्होंने हमको एक बता दिया V मोस्ट प्रोबेबल, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, इसका डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आपको याद रखना है 2RT/M। कितना? 2RT/M। अब बच्चा अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, बच्चा अब की बार स्पीड है, अब की बार वेलोसिटी नहीं है, अब की बार स्पीड है, ये दोनों वेलोसिटी थी। अब की बार मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, सो बेटा एवरेज स्पीड आती है 8RT/M। आपको डायरेक्टली वैल्यू इस बार याद रखनी है। इन सब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम भी वो नहीं देखेंगे, ना ही इसका डेरिवेशन का कुछ JEE या नीट में यूज है। डेरिवेशन कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा, इसके जैसे ये डेराइव किया था वैसे ही है, बट उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी अलग है, ये अलग है। सो वो सारी चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। सो एवरेज वेलोसिटी 8RT/M। अब सबसे जादू वाली बात बेटा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। याद रखना, एवरेज वेलोसिटी 0। क्यों 0? अरे भाई मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला कोई ना कोई होगा, इसके सामने वाला कोई है, इसके सामने वाला कोई होगा, भंडार है मॉलिक्यूल्स का बहुत सारे, सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये यहां जाएगा तो इसके ऑपोजिट में कोई ना कोई तो जाएगा, ये यहां जाएगा तो इसके ऑपोजिट में कोई ना कोई तो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी 0। बेटा वेलोसिटी डायरेक्शन से मैटर करती है, सो V1 - V2, V3 - V4, 0। समझ आ रहा है? गेटिंग? सो एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगी, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं रहेगी, एवरेज स्पीड √8RT/M से
दी जाएगी। यहां तक क्लियर? अच्छा, अगर आपको कोई पूछ लेवे कि ये ग्राफ का जो एरिया है ये हमको क्या देगा, सो आप यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, ये वाला ग्राफ, हाँ, दूसरा कोई ग्राफ नहीं, विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देगा हमको? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको कभी ग्राफ देके देखो, उसमें फिर आपको बेटा ऐसे अलग अलग वैल्यू दी जाएगी, कुछ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसी कुछ शेप्स बना दिया जाएगा, और हो सकता है पूछा गया हो कि बताओ ये जो भी गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी हीलियम, जो भी गैस है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। क्लियर? वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट हाँ, ग्राफ क्या बताता है वो पूछा जा सकता है। सो इतना नोट डाउन कीजिए। ओके। अच्छा बच्चा लोग, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इन तीन वेलोसिटी में से या स्पीड में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, आरएमएस की ज्यादा होगी या मोस्ट प्रोबेबल की ज्यादा होगी या एवरेज की, तो हमेशा याद रखना, वैसे तो आप डायरेक्ट नंबर से पता लगा ही सकते हो, राम भगवान को याद रखना, राम भगवान। कैसे? आर मतलब आरएमएस वैल्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये क्या है? आरएमएस। ये क्या है? एवरेज। ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा होगी? आरएमएस की। फिर कौन सी ज्यादा होगी? एवरेज की, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, और फिर एमपी। क्लियर? ये याद रखना। दूसरी चीज बच्चा, अगर मैं खाली वीआरएमएस की बात करूं, खाली वीआरएमएस की बात करूं, सो उसकी फॉर्मूला है 3RT/m, जहां पे R आपको पता है बेटा गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, T आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि हम केल्विन में रखते हैं, और बेटा यहाँ पे मास को हम केजी में रखेंगे, कंपलसरी मास को हम यहाँ पे केजी में रखेंगे। सब कुछ एसआई यूनिट में है ना, तो इसको भी एसआई में रखेंगे, तो वीआरएमएस कितना मिलेगा हमको? मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट में मिलेगा। क्लियर? अच्छा, क्या बेटा इस इक्वेशन से मैं ऐसा कह सकता हूं वीआरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी? जरा ध्यान से देखो, गैस का मास कांस्टेंट होगा, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी रूट टी। इसका मतलब बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वेलोसिटी घटेगी। और लॉजिक भी बनता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मेरे को मान लो कि प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन देनी हो, अब जरा ध्यान से देखना, इसका एक नवा फॉर्म। अब मुझे अगर बोल दिया जाता है कि भाई आरएमएस प्रेशर है और डेंसिटी है, बताओ आरएमएस कितना होगा? सो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, बच्चा अगर मैं आरटी की जगह पे पीवी लिख सकता हूं 1 मोल के लिए, अभी हम सारी कहानी बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए, ठीक है। सो फॉर 1 मोल वी नो पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल। तो क्या मैं ये आरटी की जगह पे पीवी लिख सकता हूं? सो 3PV/m। सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से ये वॉल्यूम को ना मास के नीचे ले आता हूं, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को पकड़ के मास के नीचे ले आया। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। सो URMS इज इक्वल टू 3P बाय डेंसिटी ऑफ गैस। ये क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर? अच्छा एक चीज और, अगर आपको कोई बोले कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो URMS बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन 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 अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है और उस समय अगर प्रेशर बढ़ रहा है,
तो VRMS क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो बच्चा लोग उस समय VRS पे नो इफेक्ट। जरा ध्यान से देखो बेटा, VRMS टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ता झूठता है। अब यहां पे डेंसिटी आ गया, अगर प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा, याद रखना। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी कंपलसरी चेंज होगी गैस के केस में, बिकॉज गैस पास में आएगी, दूर जाएगी तो उसकी डेंसिटी चेंज होगी। इसी वजह से यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। हाँ, अगर आपको ऐसा कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और प्रेशर बढ़ रहा है तो URMS भी बढ़ेगा। लिख लो, कहीं पे नोट डाउन कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नोट डाउन कर लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure has no effect on URMS। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर के बढ़ने से URMS की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो बच्चा लोग ये थी URMS की पूरी कहानी। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में आई थिंक URMS को लेके कोई भी चीज नहीं है। अब बेटा ये जो RMS वैल्यू है ना, ऐसी सेम वैल्यू आप लोग स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 7 में देखोगे, जहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसका वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। सो वहां पे भी हम RMS देखेंगे, और वो उसका मतलब भी यही होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, वो जब 12 का वो चैप्टर हम करेंगे तब देखेंगे। ओके, सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, सबसे बड़ी RMS, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है वो आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, ओके, सो चैप्टर का लास्ट पार्ट, मीन फ्री पाथ का कैलकुलेशन। बच्चा लोग, मीन फ्री पाथ आपको याद है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। मीन फ्री पाथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन। कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब जैसे कि यहां एक मॉलिक्यूल है, ये मैं गैस ले लेता हूं, और गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स। अब ये यहां पे आके टकराया, ये मॉलिक्यूल इसके पास गया, इसके पास टकराया, इसके नहीं, ये यहां पे तो नहीं आएगा, इधर कहीं आ गया, इसके पास टकराया, फिर यहां टकरा गया। थोड़ा यहां से यहां का डिस्टेंस λ1, यहां से यहां का डिस्टेंस λ2, λ3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो लैम्बडा है इसे हम कहते हैं फ्री पाथ। इसे हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। बेटा हमारे पास ऐसी बहुत सारी फ्री पाथ है, हम क्या करेंगे, उसका एवरेज फाइंड कर लेंगे। कैसे? लैम्बडा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन। ऐसे n कॉलिजन, 10 कॉलिजन मान लेते हैं और डिवाइड बाय n। यहां पर n कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पे n मतलब कॉलिजन्स है। क्या है? कॉलिजन्स। सो ये हमने पहले भी देखा था, मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ का एवरेज, मीन फ्री पाथ। अब इसकी हमको एक फॉर्मूला डेराइव करनी है। ठीक है, अगर आपको आ जाता है कि मीन फ्री पाथ, तो आपको उसकी फॉर्मूला आनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, चलो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, मैं सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं। कोई एक्चुअल सिलेंडर है नहीं, इमेजिनरी सिलेंडर वहां पड़ा हुआ है, और ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। बेटा इन सभी मॉलिक्यूल्स का साइज सेम है, मुझसे थोड़ा अगर अलग अलग हो गया हो तो माफ करना, बच्चा हूं, गलती हो जाती है। अब ये जो सिलेंडर है बेटा, इसकी जो लेंथ है वो हमने ले ली है 1 मीटर, और मान लेते हैं कि यहां पे एक मॉलिक्यूल पड़ा है जो इसके अंदर जाने को उतावल है। अब इसका जो डिस्टेंस है बेटा वो मैं ले लेता हूं स्मॉल d।
ये जो इसकी डायमीटर है ना, डायमीटर, वो मैं ले लेता हूं स्मॉल डी। बड़ा एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, जब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो ये कितने कोलिशन करेगा? जितने कोलिशन करेगा उतने ही इसको फ्री पाथ मिलती जाएगी। यस और नो? अच्छा बड़ा, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सो इन दोनों से तो इसका कोलिशन होगा ही नहीं, बिकॉज ये तो बहुत दूर दूर है। मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो 100% कोलिशन होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। देखो हेड ऑन कोलिशन हो कि ऑब्लिक कोलिशन हो, हेड ऑन पता है ना, आमने सामने आके, हेड ऑन, ऑब्लिक ऊपर नीचे, हेड ऑन हो कि ऑब्लिक हो, उससे हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इससे लेना देना है कि कोलिशन के बीच का जो डिस्टेंस है, तो इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड नहीं करेगा। अब बात आती है इन दोनों के लिए। बेटा इन दोनों से कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये कितना अंदर है। यानी कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मान लो कि ये कोलाइड नहीं कर रहा, तो ये इन दोनों से कोलाइड कब नहीं करेगा? जब मिनिमम ये जो गैप है इसका डिस्टेंस डी होगा। अगर डिस्टेंस डी होगा तो ये बीच में से निकल जाएगा, अगर डी से कम होगा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, चलो ये आधा अंदर है d/2 और ये भी आधा अंदर है d/2, तो बेटा इसका पूरा डायमीटर कितना हो गया? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर कितना हो गया? d/2 d/2 d, तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2d। तो बच्चा इसका रेडियस कितना हो जाएगा? d। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने डायमीटर निकाला पहले, कैसे? ये आधा अंदर, ये भी आधा अंदर। अच्छा इसका रेडियस d/2 कैसे हुआ? बेटा इसका डायमीटर कितना लिया है मैंने? स्मॉल d। अब सारे मॉलिक्यूल्स की साइज सेम है, तो इसका भी डायमीटर d तो रेडियस d/2, इसका भी डायमीटर d तो रेडियस d/2। तो अगर ये 2d है और ये आधा आधा अंदर है, तभी ये पॉसिबल है कि बीच में से जाएगा, अदरवाइज इनसे भी कोलाइड करेगा। ठीक है, तो ये कहानी हमने क्यों की बेटा? ये डिस्टेंस, ये डायमीटर और रेडियस निकालने के लिए ये सारी कहानी हमने रची। अब जरा ध्यान से सुनना, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू x। बड़ा मैंने क्या ले लिया? मॉलिक्यूल डेंसिटी, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसके अंदर 1 मीटर क्यूब निकालो। मैं कह देता हूं कि उसके अंदर x मॉलिक्यूल्स हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में n लिया हुआ है, बट क्या हम n बहुत सारी जगह ले चुके हैं ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया। क्या बोल दिया मैंने कि इतनी सी जगह है, 1 मीटर क्यूब की जगह है, और उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो है x, 20, 15, 1000, 2000 जितने भी हो, मैंने क्या बोल दिया? x। तो बेटा टोटल में कितने होंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अच्छा एक चीज तो ऑब्वियस है, वॉल्यूम मॉलिक्यूल, 1 मीटर क्यूब में अगर x है तो बेटा इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h, यही होता है, यस और नो? तो उसमें कितने मॉलिक्यूल? सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू πr²hx। एक वॉल्यूम में x मॉलिक्यूल, तो टोटल वॉल्यूम में टोटल मॉलिक्यूल, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां से पाई का पाई, बेटा रेडियस कितना है? d, सो ये हो जाएगा d²। h यानी हाइट हमने कितनी ली हुई है? 1। मैंने जानबूझ के इमेजिनरी सिलेंडर 1 मीटर का लिया है, सो ये हो गया 1 और ये x, तो यहां से क्या हो गया? πx d²। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? πx d²। अब अच्छा अगर इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल है तो सीधी सी बात है, ये जो मॉलिक्यूल अंदर आएगा वो इन सभी से टकराएगा। सपोज करो इस सिलेंडर के अंदर 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है, तो ये 10 और 10 से टकराएगा, बिकॉज बेटा ये अंदर जा रहा तो सबसे टकराता हुआ जाएगा ना। अगर 10 मॉलिक्यूल है 10 से टकराएगा, 100 मॉलिक्यूल है 100 से टकराएगा, 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 से टकराएगा। फिलहाल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? इन सभी से टकराएगा।
तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन ट्रैवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस। देखो ये 1 मीटर का है, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा है, तो ट्रैवल कितना हुआ 1 मीटर। अब 1 मीटर जब ट्रैवल किया तो कितने कोलिजन कर रहा है बेटा, इतने, पाई एक्स डी स्क्वायर, कितने, पाई एक्स डी स्क्वायर। तो एक कोलिजन में कितनी लंबाई, देखो 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 जरा ध्यान से देखो, 1 मीटर में कितनी बार टकराया, पाई एक्स डी स्क्वायर बार टकराया। तो बेटा एक टकराने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही तो है मेरा फ्री पाथ, यही तो है मेरा फ्री पाथ, यस और नो। सो एक कोलिजन के लिए कितना, सो डिस्टेंस ट्रैवल, या तो आप कह सकते हैं फ्री पाथ ऑफ 1 कोलिजन, फ्री पाथ ऑफ 1 कोलिजन क्या होगा बेटा, 1 into 1 डिवाइड बाय दिस 1 अपॉन पाई एक्स डी स्क्वायर। समझ आया। सो बच्चा ये हो गया आपका फ्री पाथ, L इज इक्वल टू 1 बाय पाई एक्स डी स्क्वायर। इसको हम डिनोट करते हैं L या लैम्बडा, आपके बुक में L दिया इसलिए हम इसको L लेके चल रहे हैं, ठीक है, बाकी रियल में लैम्बडा से डिनोट होता है। एक और चीज बस 2 मिनट आपके और लूंगा, जरा यहां देखना। बच्चा हमको पता है फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT। मैं अगर बात करूं 1 मोल की, मैं अगर बात करूं 1 मोल की, सो PV इज इक्वल टू RT। अच्छा अब क्या करें, एक काम करते नहीं, यहाँ पे n मोल को n मोल ही रखते हैं, हाँ इतना ही रखते हैं। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n बाय v इज इक्वल टू आर टी, एन बाय वी इज इक्वल टू पी बाय आर टी। देखो मैंने क्या किया, ये वॉल्यूम को नीचे लेके आ गया, n बाय वी, और आर टी को यहां नीचे ले गया। सो n बाय वी इज इक्वल टू पी बाय आर टी। बच्चा ये n बाय वी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे n का मतलब क्या है, मोल्स, यस और नो। अच्छा मुझे पता है मोल की फॉर्मूला कुछ ऐसे दी जाती है, मोलार मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, नहीं सॉरी, एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से देना हो तो किस हिसाब से देते हैं, n बाय n, कुछ ऐसे ही देते ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ऐसे ही दिया जाता है ना, पक्का। नहीं समझ आया कैसे, देखो एवोगैड्रो नंबर 6.0, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कैसे आया, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो n मोल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको n बोलेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस, यस और नो। अच्छा अब बेटा मुझे ना यहां से x लाना है, हमारे पास x क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, यानी ये क्या हो गया, x बाय वी है। एक्चुअली ये क्या है बच्चा, x बाय वी है ना। 1 मीटर में एक वॉल्यूम में कितना, मुझे अगर यहां x चाहिए क्या करना पड़ेगा, फिलहाल मेरे पास ये है x, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स कितने हैं, x। तो क्या मैं यहाँ पे कैपिटल N की जगह पे x लगा सकता हूं, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या एक काम करते हैं, इधर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं लिख देता हूं x अपॉन वी एन ए इज इक्वल टू पी बाय आर टी। बोलो सही है, यस और नो। अच्छा यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वी एन ए बाय आर टी, पी वी एन ए बाय आर टी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, वापस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होती है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है बेटा, x मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने ये n की जगह पे x लगा दिया।
यहां से x की वैल्यू, चलो x ये n की वैल्यू हो गई, सो मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे x अपॉन n रख दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, सो ये Vn इधर चला जाएगा, नीचे RT, ये x की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, 1/πd², x के बदले PVn और ऊपर चला जाएगा RT। सो बच्चा ये आ जाएगा आपका मीन फ्री पाथ, RT अपॉन πd², जहां पे d क्या था उसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, P प्रेशर, V वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन ऊपर RT। क्लियर हुआ बेटा? तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें याद करिए। थैंक यू।